नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए आपके लिए मैथ का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों 4 से 6 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और इनकी तैयारी भी जरूर कर लें। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय का जो अनुपात है 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह यानी हर महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो इनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें आय का अनुपात दिया है, ठीक है, और यहाँ पर इनके व्यय यानी खर्चों का अनुपात है। तो हम यहाँ पर जो अनुपात है इसे मान लेते हैं कि माना व्यक्तियों की मासिक आय, व्यक्तियों की मासिक आय यानी कि बच्चों आमदनी। तो मासिक आय हम जो मान लेते हैं क्रमशः है कि पहले व्यक्ति की जो मासिक आय है इसे हम 9x रुपये मान लेते हैं और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय को मान लेते हैं बच्चों 7x रुपये, ठीक है। तथा इनका जो मासिक व्यय है इसे मान लेते हैं मासिक व्यय, इसे पहले व्यक्ति का मान लेते हैं कि 4y रुपये है और दूसरे का मान लेते हैं हम 3y रुपये, ठीक है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसमें एक ही वेरिएबल लेना है। मासिक आय का जो अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है उसे हम 9x और 7x मान लेते हैं और इनका जो व्यय है यानी कि खर्चा है उसे मान लेते हैं 4x और 4y और 3y रुपये, ये हमने मान लिया है। अब क्योंकि बच्चों क्या होता है, आप जानते हैं कि आय माइनस व्यय यानी कि खर्चा बराबर होता है क्या, बचत के। ये बचत के बराबर होता है, जितना हम कमाते हैं उसमें से अगर हम खर्चा, जितना भी खर्च हो गया बाकी जो होगा वो हमारा क्या होगा, बचत होगा। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, पहले व्यक्ति, दोनों व्यक्ति कितना बचाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये। पहला व्यक्ति भी 2000 बचाता है और दूसरा व्यक्ति भी 2000 बचाता है। तो पहले व्यक्ति की आय क्या है, 9x रुपये है, उसका खर्चा कितना है, ये है 4y, तो बराबर बचत हो जाएगी 2000, यानी कि पहला समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरे व्यक्ति के लिए आ जाइए। पहले व्यक्ति की इनकम है यानी कि आय 7x और उसका खर्चा है कितना, 3y, तो वो भी बचाता है कितना बच्चों, वो भी 2000 रुपये ही बचाता है। तो ये हमें दूसरा समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना, किसी विधि से भी हल कर लीजिए। चलो हम इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि में हमें किसी भी x या y इनके गुणांक बराबर करने होते हैं। हम यहाँ पर y के गुणांक बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, तो 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो समीकरण 1 में गुणा कर लेते हैं बच्चों 3 की और समीकरण 2 में गुणा कर लेते हैं यहाँ पर 4 की गुणा कर लेते हैं, ठीक है नहीं। तो हमारे जो y के जो गुणांक हैं वो बराबर यहाँ पर हो जाएंगे। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण सेकंड को 4 से गुणा करने पर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। 3 से गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में होगा, देखिए 9 में करेंगे 3 नाम 27x और 3 चौक 12y बराबर यहाँ हो गया 6000। ये समीकरण नंबर बन जाएगा 3। 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 28x माइनस 4 तिया 12y बराबर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 8000। समीकरण नंबर 4 हो गया।
ठीक है ना बच्चों। अब हमने y जो बराबर किया है, ये दोनों ही माइनस वाले हैं। जब एक जैसे साइन के हैं तो घटाने पर कटेगा, और घटाने पर बच्चों क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। तो और यह जो y है, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस वाले कैंसिल हो गए। ठीक है। अब 28 में 27 गए तो क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो कितना बचेगा, एक एक्स, एक लिखते नहीं तो माइनस एक्स बराबर 8 में से 6 गए तो यहाँ भी बचेगा माइनस के 2000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर हो गया बच्चों 2000। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर x का मान। अब इस x के मान को आप समीकरण नंबर 1 या 2 किसी एक में रख दीजिए। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम 1 में रख देते हैं, आप 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 हमारे पास ये था बच्चों, समीकरण 1 है 9x, x का मान हमारे पास आ गया कितना, 2000, x के स्थान पर 2000 हमने रख दिया, माइनस 4y बराबर 2000। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण था, उसमें हमने x का मान रख दिया 9 दूनी 18,000 माइनस 4y बराबर 2000, माइनस के 4y बराबर 2000। अब ये इधर चला जाएगा तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस के 4y बराबर ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 8 में से गए तो 2 यानी कि 16,000 बचेंगे माइनस वाले, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार, 4 बार, यानी कि 4000। तो y का जो मान है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 4000 हो जाएगा। हमें इसमें क्या निकालना है, मासिक आय निकालना है। ठीक है नहीं, तो पहले व्यक्ति की जो मासिक आय है वो हमने कितनी मानी है, 9x। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय वो बच्चों हमने 9x मानी है, तो ये हो जाएगी 9 गुणा x का मान हमारे पास 2000 है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 9 दूनी 18,000 रुपये। ठीक है, और जो दूसरा जो व्यक्ति है इसकी मासिक आय वो हमने 7x मानी है। ठीक है, तो 7 गुणा 2 यानी कि 2000, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14,000 रुपये। तो हमें यहाँ पर मासिक आय निकालनी है। अगर हमें व्यय पूछा जाता तो व्यय के लिए व्यय हमने जो माना है बच्चों यहाँ पर कितना, 4y और 3y, और y का मान हमारे पास 4000 है, तो पहला व्यक्ति 4 चौक 16,000 रुपये खर्च करता है, और दूसरा व्यक्ति 4 तिया 12,000 रुपये खर्च करता है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने बच्चों लिया है कि CAP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है, तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। पहले 3 पद हमें निकालने हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो AP का प्रथम पद जो है, प्रथम पद हमने A मान लिया है, और सर्वांतर जो है उसे मान लेते हैं हम कितना, D मान लेते हैं। ठीक है नहीं, अब यहाँ पहली जो शर्त है, चौथे और 8वें पदों का योगफल, चौथा पद A4 और 8वां पद हो गया आपके पास A8, इनका जो योगफल है 44 यानी कि 24 है। ठीक है, अब चौथा जो पद होता है वो होता है बच्चों A + 3D, और 8वें पद के लिए सूत्र होता है कि A + 7D, एक कम करके लिखते हैं, बराबर 24। ठीक है, अब A और A हमारे पास हो गया 2A + 7 और 3 10, 10D बराबर 24।
पूरे समीकरण को 2 से भाग दे दीजिए तो यहाँ a प्लस यहाँ 5d बराबर 12। ठीक है, 2 से भाग देने पर हमने यहाँ दिया है 2 से भाग देने पर। ठीक है, यहाँ सामने लिख देंगे तो a प्लस 5d बराबर 12। या तो इसे एक समीकरण मान लीजिए या आप a का मान निकाल लीजिए, या a बराबर 12 माइनस 5d। यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया है, ये a का मान यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया है कि a का मान हमारे पास में ये इतना है कि 12 माइनस 5d। ठीक है, अब सेकंड शर्त में आ जाइए। अब आगे दिया है कि छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है, तो छठा पद a6 और 10वां पद हो जाएगा a10। इनका जो योगफल है कितना, 44 है। तो इससे भी हम एक समीकरण बना लेते हैं। छठा पद जो होता है बच्चों वो होता है a प्लस 5d, और 10वें पद के लिए a प्लस कितना आएगा 9d बराबर 44। छठा पद a प्लस 5d और 10वां पद हो जाएगा बच्चों a प्लस 9d। a और a यानी कि ये हो गया हमारे पास 2a प्लस 9 और 5 14 d बराबर 44। 2 से फिर यहाँ भाग दे दीजिए पूरे समीकरण को तो यहाँ a आ जाएगा, 2 सत्ते 14 7d बराबर यहाँ आएगा 22 दूनी 44। यहाँ लिख देंगे 2 से भाग देने पर। ठीक है ना बच्चों। अब a का जो मान आपके पास समीकरण 1 में जो आया है यहाँ पर हमने निकाला है, उस मान को आप यहाँ पर रख दीजिए एक स्थान पर। तो 12 माइनस 5d है, तो a की जगह 12 माइनस 5d और प्लस 7d बराबर 22। यहाँ रख देंगे a का मान रखने पर। ठीक है ना। अब देखिए 7 में से 5 गई तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2d बराबर 22। 15 को यानी कि 12 को उधर ले आएंगे, प्लस का है तो माइनस के 12, तो ये हो जाएगा 2d बराबर यहाँ 10 बच गया, और d का मान हो जाएगा बच्चों 2 पंजे 10। तो d का मान यहाँ आपके पास कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमारे पास सर्वांतर भी हो गया और हमारे पास a यानी कि प्रथम जो पद है वो निकाल लेते हैं। ठीक है नहीं। अब क्योंकि हमारे जो समीकरण है कि a बराबर हमारे पास है 12 माइनस 5d, तो 12 माइनस 5d का मान है हमारे पास कितना, d का मान है 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कि 12 माइनस 5 पंजे 25, तो 25 में से 12 गए तो बचे यहाँ माइनस 13। तो ये बच्चों जो a का जो मान है वो निकल आएगा कितना, माइनस 13। a का मान माइनस 13 आ गया और d का मान हमारे पास आ गया 5 यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों। अब हमें पहले 3 पद निकालने हैं, श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो प्रथम 3 पद बराबर, तो पहले जो 3 पद होंगे, पहला जो पद होगा वो a होता है, और दूसरा पद a प्लस d हो जाएगा, और तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है ना बच्चों, ये हमारे पहले 3 पद होंगे। a का मान कितना आया है, माइनस 13। d का मान आपके पास 5 है ना, तो उसमें 5 जोड़ते चले जाइए। ठीक है, दूसरा पद आएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तीसरा आ जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस के 8 बचेगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस 3। तो ये हमारे हो गए बच्चों यहाँ पर पहले 3 पद जो श्रेणी के पूछे थे वो भी हमें ज्ञात हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों यहाँ पर कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश हैं। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों ये मान लीजिए कि एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है ना, ये सड़क कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है, और इस पर ये 2 समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं।
भूमि पर ये बिंदु है, कोई भी बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर P बिंदु मान लिया। यहाँ से इनके शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि पहले इसके शिखर के उन्नयन कोण इसका 60 अंश है, और दूसरे बिंदु के शीर्ष यानी कि खंभे के शीर्ष से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है बच्चों 30 अंश। ठीक है, ये इस तरीका से यहाँ पर दोनों के डायग्राम हो गए, उन्नयन कोण है। ठीक है, तो लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, माना AB और CD दो समान ऊंचाई वाले दो खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क पर इस प्रकार लगे हुए हैं कि सड़क पर स्थित बिंदु P से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आप ये अपनी एक लैंग्वेज भी यहाँ पर लिख लेंगे, वो आप इसमें लिख लेना। ठीक है, मैं से हम सीधा हम इसे सॉल्व कर रहे हैं बस। ठीक है, लैंग्वेज आप इस प्रकार से लिख लेना। पहले दो हमारे पास यहाँ पर देखिए त्रिभुज हैं, ABP है और दूसरा है DCP। तो पहले हम त्रिभुज इसमें लेते हैं ABP में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ही बनेगा, तो समकोण त्रिभुज ABP में। ठीक है, यहाँ 60 अंश है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा अनुपात लेना है जिसमें लंब और आधार का संबंध हो। आधार ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक, इसे हम x मान लेते हैं, इस वाले को PB को, इसको x मानेंगे। पूरी सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच्चों 80 माइनस x बच जाएगा, जब हमने इधर वाले को x मान लिया है। ठीक है, तो tan ले लेते हैं हम, tan थीटा, तो tan यहाँ थीटा कितना 60 अंश है, tan होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब AB आ जाएगा, तो लंब AB और आधार हो गया BP। ठीक है, BP। अब tan 60 का मान होता है बच्चों, वो होता है √3। AB हमने h मानी है पहले खंभे की ऊंचाई, और इसे हमने x मान लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h बराबर ये हो जाएगा बच्चों √3x। ये हमारे पास यहाँ पर पहला समीकरण, ये हमने इसको मान लिया। ठीक है ना बच्चों, अब हम लेंगे दूसरा जो त्रिभुज है, इसमें ले लेंगे CPD में, तो पुनः समकोण त्रिभुज CPD में। अब हमने बच्चों समकोण त्रिभुज CPD में लिया है, यहाँ 30 अंश है, तो यहाँ भी आप tan ही ले लीजिए, क्योंकि tan लंब बटे आधार हो जाएगा। तो tan थीटा कितना है, 30 है, लंब बटे आधार, लंब इसके लिए CD हो गया, और आधार यहाँ से यहाँ तक होगा कौन सा, CP रहेगा। ठीक है ना। अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 होता है बच्चों 1/√3। ये सभी मान आपको याद होने चाहिए। CD यानी कि खंभे की ऊंचाई h, दोनों की बराबर ऊंचाई है, और बटे ये वाला यहाँ से CP हो जाएगा 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए h की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया बच्चों √3h बराबर 80 माइनस x, ये आ गया। हम समीकरण नंबर 2 से यही मान लेते हैं बच्चों। ठीक है नहीं। अब समीकरण 1 में देखिए h का जो मान है √3x, इसे यहाँ रख दीजिए। समीकरण 1 से h का मान इसमें रख देंगे, तो √3h का मान क्या है, √3x है, तो यहाँ √3x बराबर 80 माइनस x, यहाँ पे लिख देंगे आप h का मान रखने पर। हमने समीकरण 1 से h का मान यहाँ पर रख दिया है। √3 किस में गुणा करेंगे, √3 में तो बच्चों रूट हट जाएगा, 3x इसको यहाँ पे ले आइए, माइनस का प्लस हो जाएगा बराबर 80। 3 और 1 कितना हो गया, 4x बराबर 80, तो x बराबर 4 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार बच्चों, ये 20 बार हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान हमें मिल गया है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर हमें x का मान ये मिल गया है। अब x का जो मान है उसे समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें h का मान भी निकालना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है h बराबर √3x, तो ये हो जाएगा h बराबर √3,
x का मान 20 हो गया, तो h बराबर आ गया बच्चों 20√3। और 20√3 यानी कि h क्या है, h तो हमने खंभे की ऊंचाई मानी है, तो यानी कि दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो तो समान है, क्वेश्चन में दिया है, तो खंभों की ऊंचाई तो ये हो जाएगी, और ये जो है दूसरी बिंदुओं की दूरी होगी। ठीक है ना बच्चों। अब पहले खंबे से बिंदु की जो दूरी है वो हमने x मानी है, और x का मान है बच्चों 20, तो वो हो जाएगी 20 मीटर। और दूसरे खंबे की दूरी 80 माइनस x है, तो 80 माइनस x का मान 20 है, तो बच्चों वो हो जाएगी 60 मीटर। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये वाली खंभों की दोनों की ऊंचाई बराबर है, h का मान वो हो जाएगा, पहले खंबे की दूरी है x है जो 20 आई है, और दूसरे खंबे की दूरी यानी यहाँ से इस बिंदु की दूरी है वो 80 माइनस x है, तो 80 में से 20 घटाए वो आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 60 आ गई। इस प्रकार से हमारा ये आंसर यहाँ पर हो गया है। तो प्रश्न नंबर जो 4 है बच्चों, हमने प्रीवियस ईयर्स यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के मैथ के पेपर से लिया है, जो कि 2023 में 4 नंबर में पूछा गया था। और क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक यानी कि माध्यिका 525 है और बारंबारताओं का योग 100 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अज्ञात बारंबारताओं के मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों, तो इसे नोट कर लेते हैं पहले हम। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें माध्यक दिया हुआ है 525 है, और बारंबारताओं का योग जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं वो 100 है। जब हम माध्यिका निकालते हैं तो आपको ध्यान होगा, तो हमें पहले क्या बनाना होता है, एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी होती है, तो वो भी हमें यहाँ बनानी होगी, संचयी बारंबारता, जिसे हम बच्चों CF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहले वर्ग की बारंबारता वही रहेगी, 2 है तो 2 ही रहेगा। अब क्रॉस जोड़ेंगे, 2 और 5 7 होगा, 7 और x हो जाएगा 7 प्लस x, 12 और 7 यहाँ पर 19 प्लस x हो जाएगा बच्चों, 19 और 17 यानी कि ये हो गया बच्चों 36, 36 प्लस x हो जाएगा, 36 और 20 कितना होगा 56 प्लस x, ये x ऐसे ही आता रहेगा, और 56 और यहाँ पर y जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y। ठीक है ना, 56 और 9 65 प्लस x प्लस y हो जाएगा बच्चों, 65 और 7 यानी कि 72 प्लस x प्लस y हो जाएगा, 72 और 4 ये होगा बच्चों 76 प्लस x प्लस y। तो ये हमने यहाँ पर क्या हुआ, एक संचय बारंबारता सारणी बच्चों यहाँ पर बना ली है। ठीक है नहीं, अब संचय बारंबारता सारणी बनाने के बाद यहाँ पर हम निकालेंगे बारंबारताओं का योगफल, जिसे हम n बोलते हैं। ठीक है, और n बच्चों हमें यहाँ पर कितना दिया है, वो हमें 100 दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में जो है n का मान 100 दिया है, लेकिन इस n का मान बच्चों आपको पता होगा वो इसके बराबर होता है, n का मान जो है इसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ, क्योंकि अब यहाँ n हम निकालेंगे, n बराबर आएगा 76 प्लस x प्लस वाई, या 76 प्लस x प्लस वाई बराबर 100 के रख देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसमें से घटा लीजिए, यानी कि बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें एक पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या है, पहला समीकरण तो मिल गया, अब हमें यहाँ पर अपने इसमें से एक क्या ढूंढना है, माध्य का वर्ग देखना है। अब माध्य का वर्ग कैसे ढूंढेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर हम n/2 देखते थे, n/2 50 आएगा, 50 है, यहाँ कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो x का और y का मान कुछ है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे आपको माध्यिका जो है यहाँ पर 525 दी हुई है, तो हमें यहाँ वर्गों में देखना है कि 525 जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पर देखिए 525 बच्चों इसमें आएगा 500 से 600 में, इसमें आएगा तो यही आपकी क्या हो जाएगा, माध्य का वर्ग हो जाएगा। ध्यान रखना है जहाँ पर x, यहाँ पर x वगैरह के मान नहीं दिए हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको माध्य का वर्ग माध्यिका से ही ढूंढना है। अब ये 500 जो होगा हमारा क्या होगा, L हो जाएगा, ये छोटा f होगा, और ये बच्चों इससे पहला वाला जो होता है वो C होता है। ठीक है न, संचय बारंबारता में यानी कि ये वाले माध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की जो संचय बारंबारता होती है वो C होती है। इन सभी को अब हम नीचे नोट कर लेंगे कि कौन हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है न, तो बच्चों ये सभी हमने यहाँ पर नोट कर दिया। L 500 माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, F जो है वो 20 है और C ये हो गया, और H जो वर्गों के बीच में अंतर है वो 100 दिया है, और N का मान जैसे 100 था तो N/2 हो गया 50। देखिए यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारी L निम्न सीमा होगी, ये F हो जाएगा और ये C होता है। वर्गों के बीच में जो अंतर है 100 का है वो होता है बच्चों H होता है। ठीक है नहीं, देखिए अब माध्यिका के लिए सूत्र क्या होगा, सूत्र होता है कि L + N/2 - C बटा छोटा f और गुणा H, ये होता है हमारी माध्यिका निकालने के लिए सूत्र। यहाँ पर माध्यिका हमें 525 दी हुई है तो ये 525 रख लेंगे बच्चों। L का मान यहाँ से रख देंगे 500 है, प्लस N/2 50 है, क्योंकि माध्यिकाओं का योग 100 है तो N/2 आधा 50 हो गया, माइनस C का मान 36 + x है, माइनस लगा हुआ है तो ये बच्चों हो जाएगा, यानी कि चलो 36 + x यही रख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, और बटे छोटा f 20 है, और गुणा h का मान हमारे पास यहाँ पर है बच्चों 100। ठीक है नहीं, इस 20 से हमें 100 को भी काट सकते हैं, 5 बार हो जाएगा। अब यहाँ से आगे आपको ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व करना। 500 को आप इधर ले आइए, 525 प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, बराबर 50 माइनस लगा हुआ है तो माइनस के 36 माइनस x और गुणा 5, ये 5 आ गए, नीचे कुछ नहीं बचा। यहाँ पर कितना बचेगा, 25 बचा, बराबर, तो 50 में से 36 घटाएंगे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 14 माइनस x गुणा 5। इस 5 से आप या तो गुणा कर लीजिए, 5 से यहाँ भाग दे दीजिए। हम 5 से 25 को काट देंगे 5 बार, तो अब हमारे पास हो जाएगा कि 5 बराबर 14 माइनस x को इधर ले आइए, या x बराबर 14 माइनस 5, तो यहाँ पर 14 माइनस 5 हो गया, तो x का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 9। तो x की जो वैल्यू तो हमें प्राप्त हो गई कि x का मान हमारे पास 9 आ गया। अब x का जो मान है, समीकरण जो 1 आया था हमने बनाया, देखिए शुरू में समीकरण 1 बनाया है कि x + y बराबर 24 है, तो यहीं पर आप इसका मान रख देंगे x का। मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा रहा बस 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 है x + y बराबर 24। अब x का मान 9 + y बराबर 24, तो y बराबर 24 माइनस 9, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान बच्चों आएगा 15, 15 9 24, तो y का मान हमारे पास होगा यहाँ पर 15। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। आप नीचे लिख देंगे x और y के मान। अगर x और y के मान आप इसमें रख कर देखेंगे तो जो बारंबारता है ना बच्चों, बारंबारताओं का योगफल 100 ही आएगा। ठीक है नहीं, तो इससे आप अपना आंसर भी चेक कर लेंगे कि सही है या गलत है बच्चों। बहुत अच्छा प्रश्न है, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन जो है हमने बोर्ड एग्जाम 2023 के सेट से लिया है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों यहाँ पर कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा ये है हमारी AB, वृत्त के केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, 90 अंश का कोण बनाती है यहाँ केंद्र पर। तो संगत लघु वृत्तखंड
तथा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान हमें यहाँ बच्चों कितना लेना है, 3.14 ही यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो संगत जो लघु वृत्तखंड होगा वो क्या होगा बच्चों, ये वाला जो भाग है ना, ये जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा ये लाइन खींच रहा हूँ, ये वाला भाग जो है हमारा संगत लघु वृत्तखंड है। ठीक है नहीं, ओ ए पी बी ये क्या है, त्रिज्याखंड है। ये पूरा एक त्रिज्याखंड है और जिसका ये कोण है 90 अंश। यदि हम इस पूरे त्रिज्याखंड में से बच्चों, यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसमें से पूरे त्रिज्याखंड ओ ए पी बी में से इस समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमारे पास इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है नहीं, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बच्चों त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, वो होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, ये होगा आधार गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा। अब थीटा हमारे पास तो 90 है, यहाँ पर 90/360। पाई का मान इसमें लिखा है 3.14 ही यूज करना है। त्रिज्या 20 है बच्चों, तो ये 20 का वर्ग होगा माइनस 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 90 के सामने एक कर्ण होगा, बाकी एक आधार होगा और एक ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि आधार भी 20 होगा और ऊंचाई भी 20 ही हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना, यह 90 से कैंसिल हो गया बच्चों, ये 4 बार हो गया। तो देखिए 1/4 गुणा 3.14, 20 का वर्ग करेंगे तो बच्चों ये 400 होगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 10 बार, 10 की गुणा 20 में कर दीजिए तो ये हो गया 200। ठीक है नहीं, 4 से हम इसे कैंसिल कर लेंगे, ये होगा 100 बार। जब हम 100 से इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 314 माइनस ये आ गया 200। ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 114 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हो गया हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और पूछा है। ये वाला कोण 90 अंश है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड देखिए यहाँ से ये वाला होगा, ये वाला जो त्रिज्याओं से बना हुआ भाग है, ये वाला यहाँ से अगर हम ये करें, ये सारा जो होगा यहाँ तक, ये वाला ये सब, ये वाला होगा हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है नहीं, तो हम दीर्घ त्रिज्याखंड का अगर एंगल निकालेंगे तो 360 में से 90 माइनस कर दीजिए, ये वाला कोण घटा दीजिए, तो ये 270 बचेगा, तो ये इसका एंगल आ गया। जब हमें कोण प्राप्त हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड का और त्रिज्या 20 है, तो हम इसमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे सूत्र। ठीक है, सेकेंड उसमें, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण, इसे हम θ1 बराबर 360 माइनस 90 270 अंश, और आर तो वो ही है ये हमारे पास, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देना हमें, तो क्षेत्रफल के लिए ये सूत्र वही लग जाएगा, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। θ1 रख देंगे यहाँ पर बच्चों। ठीक है, अब थीटा का मान 270 है बटे 360 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा 20 गुणा 20, क्योंकि त्रिज्या 20 है तो 20 गुणा 20 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि 3/4 गुणा 3.14 गुणा 20 गुणा 20 400 हो जाएगा। 4 से ये कैंसिल हो गया बच्चों 100 बार। ठीक है, तो 3 गुणा 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा 314, ये आ जाएगा, और 3 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ 14 × 42 और 3 × 9, 942 वर्ग
सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 942 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन 5 प्रश्नों को रखा था जो कि 4 से 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।